गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या पढ़ी तुमने लास्ट टाइम? सर फ्रक्टोज के वो कर लिया था स्ट्रक्चर। क्या किया था? कार्बोहाइड्रेट किया था ना बेटा, कार्बोहाइड्रेट कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट। सर बायोमोलिक्यूल स्टार्ट हो गए थे। हाँ, हम लोग बायोमोलिक्यूल बना की लिए जरूरत है बेटा, बहुत आगे निकल गए थे हम। कार्बोहाइड्रेट भी कर लिया था हमने, मोनोसैकेराइड कर लिया था। आज डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की बात करनी थी मुझे। यस सर। आपके द्वारा चली गई। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स में तुमको ग्लूकोज तो पढ़ा दिया था कि ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है। कोई मुझे ना एक जना बता दे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है, फिर हम आगे बात करेंगे। हैं? सर ग्लूकोज 6 कार्बन एल्डोज होता है और फ्रक्टोज 6 कार्बन कीटोज होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन एल्डोज होता है और फ्रक्टोज 6 कार्बन कीटोज होता है। ठीक है, और क्या होता है? और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज क्या होता है? गैलेक्टोज सर उसके फोर्थ ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन में OH लेफ्ट साइड में होता है, गैलेक्टोज के फोर्थ कार्बन में OH राइट साइड में होता है। उसे हम एपिमर बोलते हैं, हम बोलते हैं एपिमर। तो गैलेक्टोज ग्लूकोज का 4 कार्बन एपिमर होगा। बहुत बढ़िया बताया जिसने बताया। ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं। ये सब आपको क्लियर है? तो आज बात कर रहे हैं डाइसेक्राइड। बेटा ग्लूकोज अगर मोनोसैकेराइड है तो डाइसैकेराइड कैसे बनाए? बेटा मोनोसैकेराइड क्लियर है ना आपको? तो ये बताओ कि मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड कैसे बनाए? हाउ टू मेक अ डाइसैकेराइड? व्हाट डू यू थिंक? हाउ कैन वी मेक अ डाइसैकेराइड? सोचो, बोलो, बताओ। हाउ टू मेक अ डाइसैकेराइड? बेटा जो लॉजिकल लगता है वो बताओ ना। क्या तुम वैसे पढ़ोगे क्या बिना लॉजिकल स्टेटमेंट सोचे? बस तुम्हें पूछ थोड़ा रहा हूं कैसे बनता है, तुमको क्या लगता सर है वो पूछ। फंक्शनल क्या ग्रुप बनना बढ़ाकर, चाहिए है? सर फंक्शनल ग्रुप को बढ़ाकर एक आधा। फंक्शनल ग्रुप को एक आधा फंक्शनल ग्रुप बढ़ा दें? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोनो क्या होता है, डाई क्या होता है? सर मोनो मतलब सिंगल, और डाई मतलब? सर डबल। ठीक है, मोनोसैकेराइड मतलब एक शुगर, एक यूनिट। ठीक है, तो डाइसैकेराइड क्या होगा? 2 यूनिट। दो शुगर, दो यूनिट। तो मान लो एक ग्लूकोज है तो मोनोसैकेराइड है, आपने दो ग्लूकोज कर दिए तो डाइसैकेराइड, दो फ्रक्टोज कर दिए डाइसैकेराइड, दो गैलेक्टोज कर दिए डाइसैकेराइड, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज साथ में जोड़ दिया डाइसैकेराइड, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज साथ में जोड़ दिया तो डाइसैकेराइड। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि डाइसैकेराइड मतलब दो मोनोसैकेराइड साथ में जोड़ दो तो डाइसैकेराइड, दो चार पांच जोड़ दो तो ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगो, OLIG, ऑलिगो बोलते हैं मैनी, है ना? मतलब दो, दो से नौ, लिटिल, है ना? और ऑलिगो का एक वेरिएंट है पॉली, मतलब काफी सारे, तो पॉली बहुत सारे हैं तो पॉलीसैकेराइड। तो हम मेनली ऑलिगो ऑलिगो ज्यादा पढ़ते हैं मोनो, डाई और पॉली।
मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो आइए कुछ एग्जांपल्स आपको बता दूं। पहले समझाता हूँ कि डाइसेक्राइड बनाने के लिए आपको करना क्या है ना। पहले तो आप ये समझिए, पहले तो आप एक डायग्राम देखो। बेटा ये कौन सी शुगर है? सर ग्लूकोज। ग्लूकोज है ना। नंबरिंग कर दे ग्लूकोज की। 1 2 3 4 5 6। ठीक, इट्स अ ग्लूकोज, राइट। चलिए एक और शुगर बनाते हैं, उसके बारे में बताइए कौन सी पहचान के, जो पहचानेगा वो अच्छा बच्चा होगा। बेटा ये दूसरी वाली कौन सी शुगर है? दूसरा शुगर कौन सी, क्या लग रही है? सर ग्लूकोज ही है ये भी। ये भी ग्लूकोज है। अच्छा, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। वेरी गुड, दोनों ग्लूकोज है, डाउट। अच्छा, कार्बन नंबर याद है ना, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और ऊपर वाला 6। अब बेटा ये देख रहा है, ये कार्बन और ये एच, ये ओ एच, यहाँ भी ए होगा, यहाँ पे एक एच लगा दें। अच्छा, अब देखना ध्यान से, अब बस इस वाले हिस्से को देखो, कितने हिस्से को, पे अटेंशन। ये कार्बन है, यह हाइड्रोजन है, यह OH है। इधर ये कार्बन है, यह हाइड्रोजन है, ये OH है। कार्बन में बस ये फर्क है, ये पहला नंबर का कार्बन है, ये चौथे नंबर का कार्बन है। ठीक है, बस ये फर्क। अब मैं क्या किया, ये OH और ये H, मतलब इसको ऐसे कर, इसमें नीचे होगा। हाँ ठीक है, इसे ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिखना ऐसे ऐसे चाहिए, ये बॉन्ड ऑप्शन से होता है। तो ये OH और ये H क्या है, ये वाटर है, H2O पानी है। इस वाटर को हमने निकाल दिया, दोनों रिएक्ट किया और वाटर निकल गया। ये सब में यार, ये OH इस H से यस रिएक्ट किया, सर। ये OH इस H को लिया और वाटर क्या हो गया, निकल गया, पानी निकल गया। ठीक है, अच्छा अब आगे समझना। तो बचा हुआ क्या, ये ऑक्सीजन रह गया। अब ये ऑक्सीजन को अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए
इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच में क्या हो गया, शेयर हो गया। ये सब में ये पार्ट समझ में आया? ये सर नहीं। ऑक्सीजन, बेटा यस सर। ये OH और H निकल गया ना, ये ऑक्सीजन अकेला बचा, ठीक है ना, और ये ऑक्सीजन जब अकेला बचा, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसने इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया, तो ये ऑक्सीजन इसका भी हो गया और इस कार्बन का भी हो गया, दोनों कॉमन हो गया। क्लियर? आ रही बात समझ में? यस सर। ऐसा हो सकता है ना, और नहीं आया समझ में? सर आ गया। आ गया ना? तो ये जो बॉन्ड है ना बेटा, ये वाला बॉन्ड, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, जो दो शुगर के बीच में बना है पानी को निकाल के, दो शुगर के बीच में बना है पानी को निकाल के, उसे हम बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड बनने के बाद, ये बॉन्ड बनने के बाद, इसी शुगर को आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। सेम शुगर है, मैं ये CH2OH फालतू ये सब OH वाली चीजें नहीं लिख रहा, सिंपल बना के लिख रहा हूं। ये शुगर, इसने इसके साथ ऑक्सीडेशन कर लिया इस कार्बन ने, और ये ऐसे दूसरी शुगर होगी, ठीक है, बाकी CH2OH रहेगी। अच्छा बस ये बताओ कि इसका कौन सा कार्बन है और इसका कौन सा कार्बन है? इसका फर्स्ट कार्बन है, इसका फोर्थ कार्बन है, हाँ कि ना? यही हुआ है, बाकी तो है। क्यों? इसका फर्स्ट कार्बन है, इसका कौन सा कार्बन है? फोर्थ, इसका फर्स्ट, इसका फोर्थ। अच्छा, ये शुगर अल्फा थी या बीटा थी? ये थी अल्फा सर बीटा। डी ग्लूकोज नहीं बेटा, अल्फा थी। मैंने पहले बताया था OH अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर ग्लूकोज के अंदर अगर OH नीचे की तरफ रहेगा तो वो अल्फा है, ऊपर की तरफ रहेगा तो बीटा है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज था। सिमिलरली ये भी अल्फा डी ग्लूकोज था। बीटा बनाने के लिए मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, ये OH और ये H, अब ये बीटा है, अब ये बीटा और ये अल्फा है, ठीक है, तो ये गड़बड़ मतलब ग्लूकोज के अंदर ये अल्फा शुगर थी, कौन सी थी? अल्फा, ठीक है। अब ये शुगर किस फॉर्म में थी? लेट्स से अल्फा फॉर्म में, अल्फा डी ग्लूकोज, डी कैपिटल लेंगे हम, और यहां पे क्या थी? अल्फा डी ग्लूकोज। तो जब दो अल्फा डी ग्लूकोज और दो अल्फा डी ग्लूकोज 1 और 4 से लिंकेज बनाते हैं तो हम बोलते हैं लिंकेज बनी है अल्फा 1 4 अल्फा लिंकेज, ठीक है। यहां ग्लूकोज रहता है, यहां ग्लूकोज रहता है, ठीक है ना, ग्लूकोज अल्फा 1 4 अल्फा ग्लूकोज, ऐसे लिखते हैं हम, या शॉर्ट में बोल देते हैं ग्लूकोज अल्फा 1 4, ठीक है। लिंकेज को बोलते हैं ग्लूकोज अल्फा 1 4 ग्लूकोज, मतलब जो भी है दो ग्लूकोज है और दो ग्लूकोज के बीच में कौन सी लिंकेज है? अल्फा 1 4, तो उसको ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं कि दो ग्लूकोज है और दो ग्लूकोज के बीच में लिंकेज कौन सा? अल्फा 1 4। अगर दूसरा वाला भी अल्फा हो पहला भी अल्फा हो तो हम कॉमन अल्फा ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, दूसरा बीटा हो तो मैं लिखता अल्फा 1 4 बीटा, ठीक है ना, या ये बीटा हो तो लिखता बीटा 1 4 अल्फा, है ना, तो वो तब लिखता, बट जब दोनों ही अल्फा है तो मैंने सिंपली अल्फा लगा दिया। तो दो ग्लूकोज है, लिंकेज है अल्फा 1 4, या ब्रॉड में ये जब इस फॉर्म में ग्लूकोज ग्लूकोज से जुड़ता है तो इस स्पेसिफिक शुगर को हम बोलते हैं माल्टोस। क्या बुलाते हैं? माल्टोस। तो अब ये जो शुगर है, ये जो डाइसैकेराइड है, ये ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज था, बट अब जब ये एक सिंगल यूनिट बन गया है, अब ये ग्लूकोज नहीं है, अब ये माल्टोस है। बेटा इतनी बात क्लियर? माल्टोस समझ में आ गया कि नहीं सर आया? बेटा एक, हाँ बता। सर आपने लास्ट क्लास में लिखवाया था कि अगर OH ऊपर होगा तो वो अल्फा डी ग्लूकोज होगी,
ऐसा और लिखवा अगर था क्या OH मैंने? यस सर। करेक्ट यस कर ले सर बेटा, करेक्ट कर यस ले, सर। गलती से बोल दिया होगा। ठीक है, जब नीचे होता है OH तो उसको अल्फा बोलते हैं, ऊपर होता है तो बीटा बोलते हैं। मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा, वो करेक्ट कर लो। ओके सर। और ये सिर्फ ग्लूकोज के कॉन्टेक्स्ट में है, शुगर टू शुगर ये बात वेरी करती है, अल्फा बीटा कैसे पता करेंगे? हाँ जी बेटा, ये पार्ट क्लियर है सब लोगों को, कैसे माल्टोज बना? यस सर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये शुगर कैसे दिख रही है? एक ये और एक ये ऐसे दिख रही है ना, ये दो शुगर थी ऐसी नहीं, ठीक हुआ ना? एक ये हाथ मान लो, एक ये हाथ मान लो, ऐसी है। और इसके ओके, तो इसके वन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो ये वन इसका फोर, ये समझ में आ रहा है लिंकेज कैसे, ये समझ में आया? बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इस ऐसे के बजाय ऐसे हो और बॉन्ड ऐसे बन जाए, ये भी तो पॉसिबल है भाई। इसका OH था, इसका OH था, तो इस वन वाले के OH इसके वन वाले OH के साथ बॉन्ड बना सकता है, या इसके इस वाले OH के साथ, या इसके इस वाले OH के साथ, है ना? तो OH तो सारे ही हैं, तो इन सब के साथ भी तो बॉन्ड बना सकता है, बना सकता है ना? यस सर। अगर हाँ बना सकता भी है, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेबल भी होते हैं, तो नेचर में पाए भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अल्फा 1 4 1 4 भी मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि ग्लूकोज ही हो, इसका फर्स्ट कार्बन हो और इसका भी फर्स्ट कार्बन हो। जब ऐसा जोड़ हो जाएगा तब हम बोलते हैं शुगर को ट्री हैलोस, तो मतलब शुगर बदल जाती है। मतलब माल्टोस होने के लिए इस ग्लूकोज को इस ग्लूकोज से जुड़ना है, इसका फर्स्ट होना चाहिए, इसका फोर्थ होना चाहिए, तभी माल्टोस होगा। इसका फर्स्ट हुआ, इसका फर्स्ट हुआ, दोनों अल्फा शुगर्स हुई, अल्फा ग्लूकोज हुई, तो बेटा फिर माल्टोस नहीं बनेगा, फिर हम नाम दे देंगे ट्री हैलोस। यही हम रिवर्स कर देते हैं, इसके अल्फा अल्फा की जगह बीटा बीटा दे देते हैं कि ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये 1 है, ये 4 है, दोनों आपस में जुड़ गए, तो हुआ बीटा 1 4 लिंकेज, या बीटा 1 4 बीटा ग्लूकोज, ऐसा बोल सकते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में जो शुगर बनी वो बन जाएगी सेलोबायोस। तो कहने का मतलब यह है कि लिंकेजेस वेरी कर सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ग्लूकोज गैलेक्टोज से जुड़ गया, या बोल सकते हैं गैलेक्टोज ग्लूकोज से जुड़ गया, गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है ना? लिंकेज रही बीटा 1 4, लिंकेज कौन सी रही? बीटा 1 4। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा गैलेक्टोस। ऐसा भी हो सकता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ गए, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन रहा, फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन रहा, ग्लूकोज अल्फा में रहा, फ्रक्टोज बीटा में रहा, तो अल्फा 1 और 2 बीटा ऐसे लिंकेज हो गई, तो बेटा फिर ये बन जाता है सुक्रोज। तो कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हैं, और उसमें कुछ कॉम्बिनेशन है शुगर से, और कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं, बड़े ही स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज जोड़ दिए तो सुक्रोज नहीं बनेगा, तब बनेगा जब ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है, फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन है, तो जुड़ेगा, तो एक पर्टिकुलर डाइसैकेराइड बनेगा। तो पर्टिकुलर डाइसैकेराइड के लिए ना ही सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर इंपॉर्टेंट है, बल्कि कौन सा कार्बन कौन से कार्बन से इंटरेक्ट कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, और शुगर किस नेचर की, अल्फा बीटा, या वो भी इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? तो एक पर्टिकुलर डाइसैकेराइड तभी बनता है जब एक पर्टिकुलर शुगर एक पर्टिकुलर फॉर्म में पर्टिकुलर कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे डाइसैकेराइड्स, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, या फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, या हमारे 11th 12th के सिलेबस में कभी ना कभी हमारे सामने आएंगे। उन डाइसैकेराइड्स के बारे में मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं लिखवाऊंगा तभी जब आपने ये सारा नोट कर लिया। सारा नोट कर लिया तो बता दीजिए, हम आगे बढ़े। सारे को बिठा दें।
यस सर, कर लिया नोट। ठीक है। ओके, तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। पे अटेंशन एवरीबॉडी। मैं आपको कुछ डाइसेक्रेट दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको कुछ डाइसेक्रेट दिखाने, आइए बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहले देखिए, मैं वही बता रहा हूँ जो आपको बताया है मैंने कि ग्लूकोज है प्लस ग्लूकोज है, लिंकेज है अल्फा 1 4। बेटा एक कौन सी शुगर है? माल्टोस। माल्टोस। हमारे पास ग्लूकोज है बेटा, फिर से ग्लूकोज ही है, लिंकेज है अल्फा 1 1। ये है ट्री हार्स। हमारे पास ग्लूकोज है, फिर से ग्लूकोज है, लिंकेज है बीटा 1। ये है हमारे पास सेलोपायरस। हमारे पास ग्लूकोज है, सॉरी गैलेक्टोज है, हमारे पास ग्लूकोज, लिंकेज है बीटा 1। और ये शुगर है हमारे पास लैक्टोज। बेटा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज है, हमारे पास फ्रक्टोज है, लिंकेज है हमारे पास बेटा अल्फा 1 2 बीटा। ठीक है, और शुगर का नाम है सुक्रोज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शुगर्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माल्टोस है, लैक्टोज है, सुक्रोज है। क्योंकि अगर आपको याद आ रहा हो, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन्हीं शुगर्स की बात करी है ना। हमने आपको पढ़ाया था कि माल्टोज को ब्रेक करता है कौन सा एंजाइम? माल्टेज, है ना, रिएक्शंस में। और जब माल्टेज काम करता है तो माल्टेज जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा? 2 ग्लूकोज मिलेंगे। वही जब लैक्टेज एंजाइम काम करेगा तो हमें क्या मिलेगा? एक गैलेक्टोज एक ग्लूकोज मिलेगा। और जो सुक्रेज एंजाइम काम करेगा तो हमें एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आ रही बात समझ में कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इन सबको तोड़ के ये स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्यों मिले थे? क्योंकि ये बने ही इन्हीं शुगर से मिलके बने। ठीक, क्लियर? अच्छा, अब आपको कुछ कॉमन नेम और बता देता हूँ, ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। माल्टोज को बोलते हैं माल्ट शुगर, ठीक है। ट्री हालोज को हम बोलते हैं इंसेक्ट ब्लड शुगर। इंसेक्ट का जो ब्लड होता है उसमें जो शुगर है वो मेनली ट्री हालोज, ठीक है ना। लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर, ठीक है। गन्ने में मिलने वाली वो जो शुगर है वो कौन सी है? सुक्रोज, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना कि ऐसा लगता है कि सुक्रोज क्योंकि टेबल शुगर है तो लगता है कि शुगर बहुत मीठी है, लेकिन सुक्रोज से ज्यादा मीठी फ्रक्टोज होती है। मैं एक दो नाम और बताता हूँ। इंसेक्ट ब्लड शुगर तो ट्री हालोज है। ह्यूमन ब्लड शुगर कौन सी वाली बताओ? सोच लो पहले, देखो ये कंसेप्चुअल है। हाँ, लैक्टोस मिल्क शुगर इज ह्यूमन ब्लड शुगर। अच्छा, और सोच लो। एक आंसर लैक्टोज आ गया, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एक भी लोग गूगल मत करना। गूगल करने से ना आपका पता क्या होता है, आंसर मिल जाएगा, दिमाग चलना बंद हो जाएगा, है ना। द इजियर वी गेट द आंसर्स, द लेस आवर ब्रेन वर्क्स एंड द लेस इट विल वर्क इन द रीड एग्जाम।
ठीक है, तो सोचो, कोई बात नहीं, दिमाग है, आराम से सोचो। आई जस्ट बी बैक इन 10 सेकंड्स। मुझे बताना कि ह्यूमन ब्लड शुगर क्या लगता है खाने से, और रीजन के साथ। हाँ बेटा, आंसर आ गया। सर ग्लूकोज। हाँ जी, सर ग्लूकोज, सिंपल। ग्लूकोज क्यों? ग्लूकोज क्यों? सर क्योंकि सर तभी तो इंसुलिन हमारा ब्लड से ग्लूकोज को लेकर पैकेट बनाता उसके। अच्छा अच्छा अच्छा। और लैक्टोज कौन बोल रहा था? कोई लैक्टोज बोल रहा था ना? अरे लैक्टोज वाली लड़की कौन थी? मैं बोल रही थी। हाँ नेहा। बेटा लैक्टोज क्यों? सर वो मुझे लगा कि वो जैसे मिल्क पी। हाँ हाँ, तो मैंने कब कब बोला कि अमृत का आंसर सही है? तेरा भी सही हो सकता है, तो अपना रीजन दे। सर मेरे को लगा क्योंकि वो मिल्क। मिल्क, अच्छा मिल्क में रहता है इसलिए वो ह्यूमन शुगर, लगा ह्यूमन ब्लड शुगर होगा। तो अब तुझे तुझे भी अमृत की बात ज्यादा ठीक लग रही है? क्या? अब तुझे अमृत की बात ज्यादा ठीक लग रही है? सर मे बी। हम्म, देखो, बात वो ठीक दे रहा था, लॉजिक भी कहीं ना कहीं ठीक ही है कि देखो, जब आप बोलते हो कि भाई किसी का ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया, तो वो कौन सा ब्लड शुगर होता है जिसका लेवल हाई हो जाता है? ग्लूकोज का हो जाता है ना, डायबिटीज के अंदर। या ब्लड शुगर लेवल लो हो गया, किसका होता है? ग्लूकोज का हो जाता है। या आप बीमार हो, आप हॉस्पिटल में हो, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि लैक्टोज चढ़ाओ, माल्टोज चढ़ाओ, स्टार्च चढ़ाओ? वो कहता है ग्लूकोज चढ़ाओ। ठीक है, अच्छा, बॉडी में हम फूड स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीमराइज्ड ग्लूकोज ही है। तो हमारी जो ब्लड की जो शुगर है, जो हमारे ब्लड में रहती है मेनली, और न्यूट्रिएंट की तरह इस्तेमाल होती है, और है ना, ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करती है, तो वो जो शुगर है दैट इज द ग्लूकोज। तो ह्यूमन ब्लड शुगर कौन सी है? ग्लूकोज। ठीक है, एक और सवाल, ये फ्रूट्स में बेसिकली कौन सी शुगर पाई जाएगी? सर सुक्रोज। सुक्रोज। अच्छा, और बेटा फ्रू से कौन सी शुगर होती है? फ्रूट्स एंड फ्रैक्टोस। तो जो फ्रूट्स में जो जनरली शुगर पाई जाती है वो कौन सी होती है? फ्रक्टोस होती है। अच्छा बेटा ये बताओ कि ये अल्कोहल जो होता है, वाइन, बेसिकली अगर हम अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल जो पिया जाता है, जैसे वाइन, विस्की हो गई, वोडका, गिन, है ना, टॉडी, डिफरेंट बियर जो आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल होते हैं, ये जो अब अल्कोहल पिया जाता है, ये कौन से वाला अल्कोहल होता है? मतलब कि अल्कोहल तो OH हुआ ना, वो तो फिनॉल भी हो सकता है, वो तो ब्यूटेनॉल भी हो सकता है, प्रोपेनॉल भी हो सकता है, इथेनॉल भी हो सकता है, मिथेनॉल भी हो सकता है। तो ये अल्कोहल कौन सा अल्कोहल होता है जो पिया जाता है? एनी आइडिया? सर एथेनॉल। इथेनॉल होता है। बनाए कैसे जाते हैं? बेटा क्लास 10th में आपने एन एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था ना, ईस्ट के अंदर क्या थी वो रिएक्शन बेटा? आपने क्लास 10th में एन एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था ना, ईस्ट के अंदर। एरोबिक पढ़ा होगा पहले तो, उसमें क्या था कि एरोबिक के अंदर ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर मसल्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। पढ़ा था ये लैक्टिक एसिड वाला। यस सर। और ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो ईस्ट जो है वो इथेनॉल प्रोड्यूस करती है। तो कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक बनाना बहुत आसान होता है। आपको बस एक शुगर सोर्स चाहिए होता है, ठीक है ना, स्पेसिफिकली जो सोर्स हो ग्लूकोज का, ठीक है ना। तो आपको ग्लूकोज एज अ सोर्स चाहिए होता है। आप वीट ले लीजिए, बार्ले ले लीजिए, है ना, ओट्स ले लीजिए, कुछ भी आप, पोटैटोज ले लीजिए, है ना, पोटैटो से स्पेसिफिकली वोडका बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, माल्ट से बेसिकली बियर बनाई जाती है। बाकी वीट हो गया, बार्ले हो गया, इस सबसे विस्की बनाई जाती है। तो जितने भी अल्कोहल्स हैं इन सब में एक चीज कॉमन है कि शुगर सोर्स कहीं ना कहीं ग्लूकोज या उसके पॉलीमर्स ही है ना। तो ये शुगर सोर्स हो गए, साथ में लेते हैं हम ईस्ट, कराते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज के प्रेजेंस में और ईस्ट की प्रेजेंस में और एनारोबिक कंडीशन के अंदर प्रोड्यूस होता है इथेनॉल, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो यही प्रोसेस है अल्कोहल बनने का, सिंपल सा इथेनॉल बनाने का, ठीक है ना। अच्छा, एक अल्कोहल का टाइप है वाइन। वाइन में क्या सोर्स होता है शुगर का बेटा? एनी आइडिया विद वाइन? सर लैक्टोस, हाँ सॉरी फ्रक्टोस। क्या? सर नहीं, मैं फ्रक्टोस। मैं बात पूछ रहा हूँ क्या चीज इस्तेमाल होती है? आलू इस्तेमाल होता है, माल्ट इस्तेमाल सर होता है, या ग्रेप्स। ग्रेप्स इस्तेमाल होते हैं, है ना। जो ग्रीन ग्रेप्स होते हैं उनसे बनती है व्हाइट वाइन, और जो रेड या ब्लैक ग्रेप्स होते हैं उनसे बनती है रेड वाइन। तो वाइन के अंदर जो सोर्स है मेनली वो कौन सा है? ग्रेप्स है, राइट। अभी मैं कह रहा हूं कि ग्लूकोज शुड बी द सोर्स, और अभी मैं कह रहा हूं कि वाइन में सोर्स जो है वो ग्रेप्स है। तो बेटा क्या होता है कि ग्रेप्स इकलौता ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर चीफ जो शुगर है वो ग्लूकोज है, इसीलिए हम वाइन बना पाते हैं ग्रेप्स से, ठीक है ना। क्योंकि फ्रक्टोज से हम अल्कोहल नहीं बना पाएंगे, इथेनॉल नहीं बना पाएंगे। इथेनॉल बनाने के लिए मुझे यही चाहिए, ग्लूकोज ही चाहिए। तो वैसे तो फ्रूट शुगर हम इसको बोलते हैं, फ्रक्टोज को बोलते हैं, लेकिन ग्रेप एक ऐसा फ्रूट है जिसमें काफी हाई कंटेंट रहता है किसका? ग्लूकोज का। तो अगर मैं पूछेगा ग्रेप शुगर तो फिर आप उसे बोलेंगे ग्लूकोज। समझ गए? क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, तो ये हुआ कुछ शुगर के कॉमन नेम्स के बारे में, ठीक है, इन सबको याद रखिएगा। तो ये हो गया डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में आपने इतना ही पढ़ना है। आगे हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। इसको मिटा दें। यस सर। यस सर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। बात करें पॉलीसैकेराइड की। अब पॉलीसैकेराइड हम दो तरीके की क्लास में कर सकते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। बेटा होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अब देखिए होमोपॉलीसैकेराइड में क्या है कि जो मोनोमर है वो सेम है, जैसे ग्लूकोज है, वो मतलब मोनोमर इज सेम, मतलब सेम मोनोमर। तो मोनोमर अगर सेम है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, तो वो होमोपॉलीसैकेराइड है। मोनोमर अगर चेंज हो गया, ठीक है ना, वेरी कर रहा है, तो फिर वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखवा दूं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन,
सेलुलोज, इन्युलिन, बेटा इंसुलिन नहीं है, इन्युलिन है, INULIN, ठीक है ना। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, वो प्रोटीन है। इन्युलिन एक शुगर होती है, वो कार्बोहाइड्रेट है। गड़बड़ नहीं कर। अच्छा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकन, क्या ठीक है ना, ये या म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो ये हो गया आपके हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक। तो ये होमोपॉलीसैकेराइड्स और ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, इसमें सब में मोनोमर एक ही है, इसमें पॉलीमर मतलब मोनोमर अलग अलग है। देखो पॉलीमर क्या होता है ना, मान लो जो ट्रेन है, तो ट्रेन है तो ये पॉलीमर है, ट्रेन का एक एक डब्बा, ठीक है, वो मोनोमर है, ठीक है। अब मान लो एक ट्रेन है राजधानी, उसमें सारे डब्बे राजधानी वाले, तो ये होमोपॉलीमर हो गया। आपने एक डब्बा राजधानी का लगाया, एक दुरंतो का लगाया, एक गरीब रथ का लगा दिया, एक शताब्दी का लगा दिया, मतलब डब्बे आप बदल रहे हो, है ना, आप चेंज कर रहे हो, कहीं पे दो राजधानी एक दुरंतो है मिक्स कर दिया, ऐसा वाला, है ना। तो अगर डब्बे बदल रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो हम बताते हैं कि हेटेरो पॉलीसैकेराइड। तो सेम है तो होमो, और अगर बदल रहे हैं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो हेटेरो पॉलीसैकेराइड, ठीक, क्लियर। एक तो हुआ ये क्लासिफिकेशन होमो और हेटेरो के बीच में, ठीक। अब एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, पॉलीसैकेराइड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर। स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर। आइए स्टोरेज और स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, समझेगा जरा। देखिए जो फूड को स्टोर रखने के कॉन्टेक्स्ट से मदद कर रहे हैं, क्या भाई फूड स्टोर रहेगा इस फॉर्म में, वो स्टोरेज है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं बेटा, जैसे कि ग्लाइकोजन है, हम अपना जो ग्लूकोज है, जो इतना एक्स्ट्रा ग्लूकोज हम डाइट में ले रहे हैं, उसको मेनली हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रखते हैं, कल इस्तेमाल करते हैं। कल मतलब जब भी जरूरत पड़ेगी तब। प्लांट्स थोड़े से अलग, प्लांट्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर नहीं करते, फूड किस फॉर्म में करते हैं बेटा स्टोर? बेटा प्लांट किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं? स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में, तो स्टार्च हो गया, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन और स्टार्च एग्जांपल हो गए एक तरीके से स्टोरेज पॉलीसैकेराइड की। अब स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, जैसे कि लेट्स से सेल वॉल बनाने में मदद कर रहा है। तो बेटा प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज। सेलुलोज। सेलुलोज प्लांट के लिए फूड के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं। तो वो किस लिए है? सिर्फ सपोर्ट देने के लिए, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए। तो यहां पे आ जाएगा सेलुलोज। ये फंजाई की सेल वॉल किससे बनी है? काइटिन। Chitin. और ये जो एनिमल्स होते हैं इनका एक्सोस्केलेटन, वो भी फूड के लिए इस्तेमाल होता है, सपोर्ट के लिए ही होता है। वो किससे बना हुआ है? काइटिन। है ना, इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन। तो काइटिन भी क्या हो गया? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। समझे बेटा? तो जो फूड को स्टोर कर रहे हैं वो स्टोरेज, और जो सपोर्ट या में ओवरऑल काम कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। तो हम इन दो कैटेगरीज के अंदर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। और बेटा हमें ना पढ़नी है 4 ही मेजर शुगर्स, बल्कि 3।
हमें ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज में डिफरेंस समझना है। और ये तीनों काइटिन और एक और है इनुलिन, इससे कैसे अलग है हमें इतना ही समझना है। ये तो हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट, इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल नहीं समझनी, एक दो पॉइंट्स बताऊंगा वो बस ऐड कर लेना। तो हमारा मेन फोकस रहेगा स्टार्च के ऊपर, ग्लाइकोजन के ऊपर और सेलुलोज के ऊपर। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टार्च के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊंगा ग्लाइकोजन के बारे में, और फिर बताऊंगा कि सेलुलोज इन दोनों से कैसे अलग है, और फिर फाइनली काइटिन के बारे में, और थोड़ा सा इनुलिन और बाकी शुगर्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द which sugar? The starch. अब स्टार्च के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं मुझे बताइए, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगा। सो प्लांट्स के स्टोरेज वो वाला ही पता है। कोई बात नहीं, जो भी है मालूम बता दो। इसको मिटा रहा हूं मैं, किसी को नोट करना कर लो, मिटा दें इसको। यस सर। तो ये बात करते हैं फटाफट, कोई बात नहीं, जितना भी आपको बता दो। बेटा स्टार्च, स्टार्च में दो फॉर्म्स होती हैं, अमाइलोस होता है एंड अमाइलोपेक्टिन। क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ, ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी, कि स्टार्च हमें बनाने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च जो है पॉइंट्स में भाई प्लांट में स्टोरेज फूड। अच्छा बनाते कैसे, बनाना बहुत आसान है। स्टार्च बनाना, आप ग्लूकोज लीजिए, उसे ग्लूकोज से जोड़ दीजिए, या एक मिनट, आप ग्लूकोज लीजिए, उसको ग्लूकोज से जोड़ दीजिए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, ऐसे बहुत बार जोड़ दीजिए, एन नंबर ऑफ टाइम जोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप एन नंबर ऑफ टाइम्स इसको ऐसे जोड़ दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जो लिंकेज हो वो हो, ये जो लिंकेज हो दोनों के बीच में, ये लिंकेज आप स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा कि लिंकेज अल्फा 1,4, ठीक है। तो अल्फा 1,4 लिंकेज से आप ग्लूकोज को जोड़ दीजिए, तो बेटा ये जो शुगर बन के आएगी ये स्टार्च है। स्टार्च की कौन सी वाली फॉर्म, बेटा ये अमाइलोस है। कौन सी वाली फॉर्म है, अमाइलोस। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में, जैसे क्लियर टू यू, यस सर। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब बेटा हमने आगे, हाँ जी, आगे आगे क्या किया हमने, ऐसे एक और यूनिट ले ली ग्लूकोज, ध्यान समझेगा। अच्छा जैसे कि लेट्स से यहां लेते हैं ग्लूकोज, 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 ऐसे एक और यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये भी क्या हुआ, अमाइलोस ही हो, बेटा ये भी क्या हुआ, अमाइलोस। क्यों, ये वाली लिंकेज कौन सी है, अल्फा 1,4। बेटा कोई डाउट है इसमें, नो सर। ठीक है। अब ये अमाइलोस से, अमाइलोस है, अब मैंने क्या किया, ये यूनिट ऑफ अमाइलोस है, ये यूनिट ऑफ अमाइलोस है,
मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ये यहां से यहां जोड़ दिया, लेकिन और इसको बोला ये ब्रांच बन गई, तो ये हुआ ब्रांच पॉइंट। क्या हुआ? ब्रांच पॉइंट। और बेटा ब्रांच पॉइंट पे जो लिंकेज आई वो थोड़ी बदल गई, हो गई अल्फा 1 6। ठीक है, क्लियर? और ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कोई ब्रांच यहां से जा रही है, कोई ब्रांच इसके यहां से जा रही है, कोई ऐसे ब्रांच जा रही है। तो ये जो ब्रांचिंग बन गई है ना, जब ये ब्रांचिंग पूरी बन गई तो हमने इसको पूरे को बोल दिया अमाइनो फैक्टर। तो जब ये अकेली होती है, सिंगल यूनिट होता है, तो अमाइलोस होता है। जब ब्रांच बन जाता है तो वो अमाइलो पेक्टिन हो जाता है। तो अमाइलोस अनब्रांच है और अमाइलो पेक्टिन ब्रांच with branch linkages, alpha 1 6 branch linkages. लेकिन दोनों में जो लिंकेज रहेगा, ठीक है ना, वो ग्लूकोज ही रहेगा। ग्लूकोज का ही पॉलीमर रहेगा हमेशा, कौन? स्टार्च। और लिंकेज कौन सी रहेगी? अल्फा 1 4। तो नॉर्मल लिंकेजेस अल्फा 1 4 ही है, ठीक है ना, नॉर्मल लिंकेजेस अल्फा 1 4 ही है। तो ये भी अल्फा 1 4 है, ये भी अल्फा 1 4 है, बस इसमें ब्रांच पॉइंट अल्फा 1 6 ऐड हो जाता है हर ब्रांच पे। तो ये अल्फा 1 6, ये अल्फा 1 6, इस तरीके से। बाकी बीच में तो अल्फा 1 4 ही रहेंगे। तो ये डिफरेंस हो गया, ये हो गया ओवरऑल किसके बारे में? अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन के बारे में, दोनों ही स्टार्च की फॉर्म में। अब एक आखिरी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है स्टार्च के बारे में? एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च से मिलाते हैं, मेनली अमाइलोस से, तो अमाइलोस का ना एक 2D स्ट्रक्चर ऐसा होता है, रिंग की फॉर्म में 2D स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहां पे जाके फंस जाते हैं रिंग्स के अंदर, कैप्चर हो जाते हैं और एक एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू ब्लैक होता है। तो इसलिए जब आप आयोडीन के अंदर, सॉरी, एक स्टार्च के अंदर, तो आपको ब्लू ब्लैक करके कलर मिलता है, ठीक है ना। तो ये ब्लू ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू ब्लैक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कॉम्प्लेक्स बना है आयोडीन का इस स्टार्च की लूप्स के साथ, ठीक है। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, पोटैटो लूप, पोटैटो में 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन या लिंगियास सॉल्यूशन आता है, वो डालो और जो कलर है वो ब्लू ब्लैक सा दिखने लगेगा, आलू काला पड़ेगा और ये प्रूफ दिखाता है कि आलू में क्या है? स्टार्च है। तो स्टार्च के लिए टेस्ट रहता है। तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए? पहला पॉइंट, स्टार्च इज अ स्टोरेज फूड मटेरियल फॉर प्लांट्स। स्टार्च occurs in 2 forms, amylose and amylopectin. Linkages are alpha 1 4 linkages, ठीक है। एंड आयोडीन के साथ स्टार्च देता है ब्लू ब्लैक कलर, ठीक। अच्छा, अब मैंने क्योंकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं कि मैंने आपको पढ़ा है एक एंजाइम, ठीक है, जिसका नाम है अमाइलेज। तो ये अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? बेटा आपको अमाइलेज एंजाइम पढ़ा है ना मैंने? बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में अमाइलेज पढ़ा है ना, सलाइवरी अमाइलेज। क्या कर रहा था वो, क्या रिएक्शन कर रहा था? सर कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टेज में ब्रेक करता है।
बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं, स्पेसिफिकली स्टार्च को। यस सर, स्टार्च। तभी तो नाम अमाइलेस है, अमाइलोस को ब्रेक कर रहा है तो उसमें माल्टोस। तो अब आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि अमाइलोस को माल्टेस में क्यों ब्रेक किया जा रहा है, मतलब कि क्यों हमें माल्टोस ही मिल रहा है। क्योंकि मैंने कहा था वो एक एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को छोड़ के अगले को डाइजेस्ट कर लेता है। तो एक छोड़ा, यहां पे डाइजेस्ट कर दिया, एक छोड़ा, यहां पे डाइजेस्ट कर दिया। तो जब एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड छोड़ के अगले को टारगेट करेंगे तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकल के आएंगे। और अमाइलोस में लिंकेज कौन सी होती है? अल्फा 1,4। तो इनके बीच में लिंकेज कौन सी होगी? अल्फा 1,4। तो निकल के आएगा दो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल विद अल्फा 1,4 लिंकेज। और दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल विद अल्फा 1,4 लिंकेज को हम क्या बुलाते हैं? माल्टोस। माल्टोस। इसीलिए जब हम अमाइलेस एंजाइम इस्तेमाल करते हैं और वो अमाइलोस को डाइजेस्ट करता है तो आपको माल्टोस मिलता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? गॉट द आइडिया? अब तो रिएक्शन याद करने की जरूरत भी नहीं है। यस सर। चलिए, और कोई डाउट है बेटा? आगे बढ़े। तो अगले जो शुगर हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जो वो है ग्लाइकोजन। वो कौन सा है? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन बताने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिटाना, मैं ये प्लांट वाला पार्ट मिटा दूंगा, मैं यहां से नाम मिटा दूंगा, मैं यहां से हमारे समारे पट्टी मिटा दूंगा। ठीक है, मतलब ज्यादा कुछ मिटाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मैं ये ब्रांचेस मिटा दूंगा, ब्रांच पॉइंट भी मिट जाएगा इसी वजह से। ठीक है, मैं नाम मिटा दूंगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये वाली इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, ये मिटा दूंगा, ये भी मिटा देंगे। और क्या मिटाएंगे? ये नाम मिटा देंगे। और यहां से हमारे पास मिटा देंगे। ठीक है, मैं लिखने को दोबारा लिख सकता था, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्या डिफरेंस आने वाला है। ओके, तो अब बात करते हैं ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले डिफरेंस कि नाम ग्लाइकोजन, तो यहां लिख देंगे। तो जहां लिखा था हमने स्टार्च, वहां लिख दिया ग्लाइकोजन। रहेगा ये ग्लूकोज का पॉलीमर। ठीक, वो चीज सेम रहे। फूड स्टोरेज रहने देंगे, प्लांट की जगह एनिमल कर। तो हम फूड स्टोर कर रहे हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म। ठीक, लिंकेज अल्फा 1,4 ही रहेगी, ग्लूकोज ही रहेगा, अल्फा या ग्लूकोज ही रहेगा, लिंकेज 1,4 रहेगी, बस ब्रांचिंग नहीं रहेगी। तो अमाइलोस भी ऐसे ही है, ग्लूकोज के पॉलीमराइज फॉर्म है, बस अनब्रांच्ड। कैसा है? अनब्रांच्ड, सिंपल है। ठीक है, मतलब जैसे अमाइलोस है स्ट्रक्चर, वैसे ही ग्लाइकोजन रहेगा इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स इसके सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स वेरी करेंगे, लेकिन जो प्राइमरी बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, ग्लूकोज। ठीक है, और साथ में अल्फा 1 और लिंकेजेस। ओह आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ब्रांचिंग नहीं मिटाएंगे, इसमें भी ब्रांचिंग रहती है, सॉरी, ब्रांचेस रहती हैं। एंड ब्रांच पॉइंट वही रहेंगे अल्फा 1 से। मतलब जो स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का है, ठीक है ना, वो इसका है, इसका ग्लाइकोजन का है। तो ये आपके लिए यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन की जगह चलेगा ग्लाइकोजन होता है। तो रेस्ट ऑल रिमेन सेम। ठीक है ना, और इसमें ये ब्रांच रहता है, इसमें आपको अनब्रांच ब्रांच फॉर्म नहीं मिलेंगे, सिर्फ ब्रांच फॉर्म मिलेंगे। तो ब्रांच फॉर्म मिलेंगे जिसमें अल्फा 1,4 नॉर्मल लिंकेजेस रहेंगे और अल्फा 1,6 के ब्रांच पॉइंट्स रहेंगे।
तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन जाएगा। मतलब ग्लाइकोजन का प्राइमरी स्ट्रक्चर और अमाइलोपेक्टिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो आपको बस अमाइलोपेक्टिन ध्यान में रखना है, वही आपके लिए क्या हो जाएगा, वही आपके लिए ग्लाइकोजन का प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। डिफरेंस बस प्लांट और एनिमल स्टोरेज में आ जाएगा एक, और एक डिफरेंस आयोडीन के साथ रिएक्शन में आ जाएगा। तो जब आयोडीन के साथ ग्लाइकोजन को रिएक्ट कराते हैं तो हमें रेडिश का कलर मिलता है, हमें ब्लू का कलर ना मिलके रेडिश का कलर मिलता है विद द ग्लाइकोजन। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में? तो आई सपोज आपको ग्लाइकोजन क्लियर है, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज सिर्फ अमाइलोपेक्टिन याद रखना है, वही ग्लाइकोजन जैसा ही है, और एक्स्ट्रा में याद रखना है कि प्लांट की जगह एनिमल स्टोरेज, और आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक नहीं रेडिश कलर मिलेगा, दैट इज ग्लाइकोजन। बेटा ग्लाइकोजन क्लियर, कोई डाउट? यस और नो? नो सर। ओके, तो बेटा अब लास्ट में हम बात करते हैं काइटिन की। किसकी बात करेंगे? काइटिन की नहीं, काइटिन नहीं, सेलुलोज की। अब सेलुलोज में क्या फर्क है इनसे, आइए ये भी समझ लेते हैं कि ग्लाइकोजन और स्टार्च ऑफ देखा बस थोड़ा सिमिलर सिमिलर ही है। सेलुलोज एकदम अलग है। क्या क्या अलग है? पहले तो यहाँ ग्लाइकोजन मिटा देता हूं, और ग्लाइकोजन मिटा के मैं आपके लिए लिख रहा हूं सेलुलोज। सेल्यूलोज है, ये भी पॉलीमर ग्लूकोज का है। किसका पॉलीमर? ग्लूकोज का। बस फर्क ये है, ये अल्फा ग्लूकोज की जगह बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? बीटा ग्लूकोज का। और दूसरा, ये स्टोरेज पॉलीमर नहीं है, ये स्टोरेज पॉलीमर नहीं है, ये प्लांट सेल वॉल में है। ये प्लांट की सेल वॉल में है। और तीसरा बेटा, ये ब्रांच भी नहीं है, ठीक है। यहां मैं एकदम सही मैं, ठीक है ना, ये मैं एक्चुअली पहले सेलुलोज माइंड में छोड़ रहा था। ये है जो बिल्कुल भी ब्रांच नहीं है, और इसमें लिंकेज भी नहीं, अल्फा 1,4 में होके लिंकेज बदल जाएगी, क्योंकि बीटा पॉलीमर है तो लिंकेज जाएगी बीटा 1,4, तो लिंकेज जाएगी बीटा 1,4, और स्टोरेज इसका फंक्शन हो जाएगा, सॉरी स्ट्रक्चर इसका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसा हो जाएगा? अनब्रांच हो जाएगा, अनब्रांच हो जाएगा। और यहां से मिटा देना, और आयोडीन के साथ जब आप सेलुलोज को रिएक्ट कराएंगे तब ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, देयर इज नो इफेक्ट। आयोडीन सेलुलोज के साथ कोई ऐसा रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है। वो एकदम न्यूट्रलाइज रहता है, उसमें कोई चीज नहीं आती, ठीक है। तो ये कोई कलर नहीं देगा इसके साथ, आयोडीन के साथ। कौन? सेलुलोज। तो सेलुलोज वापस से बता दूं कैसे अलग है। ये स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों से इस बात में अलग है कि ये अल्फा की जगह बीटा पॉलीमर। इस बात में भी अलग है कि स्टोरेज ना होके स्ट्रक्चर अलग है। इस बात में भी अलग है कि इसमें कोई ब्रांच फॉर्म नहीं होती, ये अनब्रांच्ड है। इस बात में भी अलग है कि ये आयोडीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, एकदम न्यूट्रलाइज रहता है, ना ब्लू ब्लैक कलर ना रेडिश कलर देगा। अब सेम कैसे है? सेम इस तरीके से कि ग्लूकोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों का जो मोनोमर है वो ग्लूकोज है, ठीक है। आप अल्फा बीटा बोलेंगे फिर अलग हो जाएगा, लेकिन जनरलाइज की बात करें तो सेलुलोज भी ग्लूकोज से बना, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से बना, और स्टार्च भी ग्लूकोज से बना है। किसी को कोई डाउट सेलुलोज के बारे में? नो सर। नो डाउट। चलिए, अब होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर इसको मिटा दे पूरे को। यस सर।
अब होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर हमारे पास दो और शुगर्स है, उसके बारे में बस एक इंफॉर्मेशन ही पढ़नी। एक है काइटिन। काइटिन पहले तो सेल वॉल और फंजाई में मिलेगा, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में मिलेगा। इट इज अ पॉलीमर ऑफ N-acetyl ग्लूकोज अमाइन। ये शुगर होती है, ग्लूकोज में अमाइन ग्रुप लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया तो बन गया ग्लूकोसा अमाइन। साथ में एक एसिटाइल ग्रुप लगा दिया तो बन गया एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन। एसिटाइल ग्रुप के साथ एक नाइट्रोजन का ग्रुप लगा दिया, मतलब एसिटाइल ग्रुप को नाइट्रोजन से जोड़ के फिर लगाया तो बन गया N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन इज अ मॉडिफाइड अमीन शुगर, मॉडिफाइड अमीन शुगर, और इसका पॉलीमर होता है काइटिन। ठीक है, फिर ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बीटा 1,4 लिंकेजेस रहती, तो आप बोल सकते हो इस तरीके से लिंकेज रहती है, आप बोल सकते हो N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन linked with N-acetyl glucosamine and so on, ठीक है, with linkage beta 1,4, that is for you chitin. Clear? So chitin is a homopolysaccharide of N-acetyl glucosamine. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कि chitin किसका पॉलीमर है, N-acetyl glucosamine। ठीक, लास्ट में हमारे पास एक आखिरी शुगर है जिसके बारे में आपको बस याद रखना है, इन्युलिन। Inulin is a type of fructose. And fructans are polymers of fructose. Polymers of fructose. Clear point? Inulin के बारे में आपको एक और बात याद रखनी है, क्या? It does not polymerize. It does not polymerize. Sorry, does not polymerize. Very sorry. It does not metabolize. In body. तो बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता और इन्युलिन, ठीक है, और इट इज हेल्पफुल इन किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट, तो किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए हम एक इसका एप्लीकेशन है, हम इन्युलिन का इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये पॉलीमर है किसका, फ्रक्टोज का। याद रखना ये कंफ्यूज होता है इंसुलिन के साथ। इंसुलिन एक हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, जो पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है, आपका ग्लैंड, और आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ज्यादा बढ़ने नहीं देता। वो इंसुलिन है, वो एक हार्मोन है, वो केमिकली प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है। ये इंसुलिन नहीं है, ये इन्युलिन है। इट्स अ पॉलीसैकेराइड, पॉलीमर ऑफ होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। बेटा ये क्लियर है कि डाउट है इसमें? कोई डाउट? सर हाँ जी सर लास्ट में क्या लिखा है? बेटा लास्ट में लिखा है किडनी फंक्शन टेस्ट। ओके सर। हम्म
बेटा पिटा दिया इसको, कोई डाउट इस सब चीजों में? ये सब याद रहेगा, मिटा दें इसको, कोई डाउट तो नहीं किसी और को? No, sir. नो सर। चलिए इसको मिटा दें और फिर एक दो तीन जो पॉलीसेकेराइड्स है उनकी बात करते हैं। तो हमारे पास अगला टॉपिक है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो है हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है इट इज इन द सेल वॉल। किसी सेल में होता है ये? बैक्टीरिया के। डिग्रेडेड बाय एंजाइम। बेटा किससे डिग्रेड होता है ये? लाइसोजाइम से। डिग्रेडेड बाय एंजाइम लाइसोजाइम से डिग्रेड होता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में होता है। बनता कैसे? इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स की यूनिट होती है, मतलब कि प्रोटीन है, वैसे ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट की यूनिट जुड़ी हुई है। ये कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है और जब इस कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं तो ये इसमें क्या रहता है? बेसिकली इसमें रहता है नाम एंड नाम। तो ये नाम एंड नाम का पॉलीमर है जो जुड़ा रहता है प्रोटीन के साथ। तो पेप्टाइड फॉर प्रोटीन, ग्लाइकन फॉर द कार्बोहाइड्रेट, मिला के हो गया पेप्टाइडोग्लाइकन। नाम 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 ऐसे चलता है, ठीक है। अब ये नाम और नाम क्या है? पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। नाम एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को बोलते हैं हम नाग, जो अभी आपने पढ़ा कैटिन के अंदर। और नाम है एन एसिटाइल यूरानिक एसिड। यूरानिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। आर है बेटा, वो भी नहीं है, मैं आर ऐसा बनाता हूं। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर प्रोटीन से जुड़ गया, इसको बुला रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पॉलीसेकेराइड को हम बुला रहे हैं दी पेप्टाइडोग्लाइकन्स। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स एंड इतना ही है पेप्टाइडोग्लाइकन्स के बारे में। कोई डाउट किसी को? इसके अलावा दो ही एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में लिख लीजिएगा, ऐसे बता देता हूं। इसके अलावा दो एग्जांपल्स है, एक है एगार। अभी जो एगार है ये आपने पढ़ा होगा कि एक रेड एल्गे होता है, ग्लासिलेरिया एंड जेलिडियम। अगर आपने एल्गे पढ़ लिया हो तो प्लांट किंगडम में पढ़ लिया एल्गे? सर हमारा बच गया था वो, एक्चुअली हमें ब्रायोफाइटा से शुरू करा है। आपने एनसीईआरटी स्कूल में पढ़ा होगा, आप पढ़िएगा एनसीईआरटी में। रेड एल्गे होता है, अगर आपको आएगा बॉटनी में, ग्लासिलेरिया एंड जेलिडियम। ये रेड एल्गे से एक प्रोडक्ट आता है एगार, है ना। और ये जो एगार होता है, इस एगार से बनाते हैं हम एग्रोस जेल। इस एग्रोस जेल के बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऐसे इसके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एप्लीकेशन है एग्रोस जेल।
तो एग्रोस जेल एक्चुअली एक पॉलीसैकेराइड होता है, एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको एग्जांपल में लिखवा चुका हूं हेटेरोपॉलीसैकेराइड की। मैं एक बार लिख भी देता हूं कि मेरे ज्यादातर एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड agar which forms agarose gel which has applications in biotech, cell culture and या बैटरी कल्चर क्या बोल सकते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और दोनों एप्लीकेशन किसके हैं, बायोटेक के, ठीक है। ये एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड नंबर सेकंड, ये फर्स्ट। और तीसरा मैंने आपको बताया था म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब बेटा म्यूकोपॉलीसैकेराइड बेसिकली म्यूकस में पाए जाते हैं या आपको मिलेंगे या कहां पे, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के अंदर। जब बताया था जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑफ टिश्यू, आपको याद है, मैं आपको आपकी क्लास में शायद पहले हुआ होगा, आई डोंट नो रिमेम्बर, हाँ हो तो चुका है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया होगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था ना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यस सर। है ना। तो जब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था बेटा, तो जिक्र आया था म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का, तो मैंने यस सर, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स में ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं बेटा, ये वही म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना। जैसे बताया था म्यूकस होता है, चिपचिपा होता है, एडहेसिव होता है, तो वही उसमें मेनली जो शुगर रहती है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स रहती है। तो ये वो भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, एगार भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, और पेप्टाइड और ग्लाइकन तो है ही हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो बेटा ये क्लियर हो गया डिफरेंस होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के अंदर। हाँ बेटा ये बात क्लियर हो गई, कोई डाउट है इसमें? सर एक बार म्यूकोपॉलीसैकेराइड वाले दोबारा बता दीजिए नीचे से लास्ट पॉइंट। बेटा आपको जब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था ना, कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें बताया था फाइबर्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो फाइबर्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन बाइंडिंग वगैरह में हेल्प करते हैं और मैट्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी टिश्यू के, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है, जिसे आप मैट्रिक्स बोल रहे हैं, करेक्ट? यस। ठीक है बेटा, आखिरी टॉपिक जो हमारे पास है शुगर्स के कॉन्टेक्स्ट में आज, फिर अगली बार हम लिपिड्स पढ़ेंगे और फिर उसके अगली बारी प्रोटीन्स, फिर एंजाइम, फिर न्यूक्लिक एसिड, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो आइए अगला जो टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब क्या कॉन्सेप्ट है ना कि अगर एक सॉल्यूशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन, अगर फेलिंग सॉल्यूशन इसमें Cu 2+ आयन रहते हैं, ठीक है, क्लियर? एक मिनट, Cu3+, इसमें Cu3+ आयन रहते हैं। अगर कोई शुगर इससे रिएक्ट करके फेलिंग सॉल्यूशन को Cu3+ को रिड्यूस कर दे
Cu2 प्लस में Cu2 प्लस में और ओवरऑल फेलिक सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाए तो हम शुगर को रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। और कौन कौन होती है रिड्यूसिंग शुगर होती है? तो हम शुगर को बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग शुगर में मेनली कौन कौन आते हैं? ऑल मोनोसैकराइड्स। ऑल मोनोसैकराइड्स मतलब अगर कोई भी मोनोसैकराइड होगी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इथेरोज, लेवुलोज, डेक्सट्रोज, जो भी मोनोसैकराइड होगी वो रिड्यूसिंग होगी, वो फेलिक सॉल्यूशन को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, Cu3 प्लस को Cu2 प्लस में कन्वर्ट कर देगी फेलिक सॉल्यूशन के केमिकल्स होते। ठीक है ना, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केमिकल है, मेन रिएक्शन ये। एंड सम अच्छा, सारे मोनोसैकराइड्स रिड्यूसिंग होंगे और सारे पॉलीसैकराइड्स जनरली नॉन रिड्यूसिंग होंगे। हम जनरली को नॉन रिड्यूसिंग बोलते। ठीक है, बचा कौन? डाइसैकराइड। डाइसैकराइड बीच में कुछ रिड्यूसिंग कुछ नॉन रिड्यूसिंग। तो सम रिड्यूसिंग वाले का नाम बता दो ना, सम डाइसैकराइड्स। जैसे मैंने आपको वो जो 3-4 लिखवाए थे उसके अंदर बात कर लेते हैं। तो जो सम डाइसैकराइड्स रिड्यूसिंग है वो गैलेक्टोज है, सॉरी गैलेक्टोज बोल रहा हूं, लैक्टोज है, माल्टोस है। ठीक है ना, लैक्टोज और माल्टोस ये किस में आ गए? ये रिड्यूसिंग में आ गए। और दो इंपॉर्टेंट वाले और कौन से थे? एक सुक्रोज और लेट्स से एक ट्री हेलोस। तो सुक्रोज और ट्री हेलोस वो हो जाते हैं नॉन रिड्यूसिंग। वो क्या हो जाते हैं? नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? ये क्लियर है? एग्जांपल्स क्लियर है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग? अच्छा, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये तो हुआ रटने वाली बात, रट्टा मार लेना समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बेटा। कॉन्सेप्ट ये है कि एक शुगर को रिड्यूसिंग होने के लिए उसका जो फंक्शनल ग्रुप है, चाहे वो एल्डोस हो चाहे वो कीटोस हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, वो फंक्शनल ग्रुप फ्री रहना चाहिए, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करता। जो फंक्शनल ग्रुप है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना कर रहा। ठीक है ना, क्लियर? ये कंडीशन बहुत जरूरी है। अब अपने डाइसैकराइड्स वाला पेज खोल लेना जहां मैंने लिंकेजेस सिखाएंगे, वो खोलो और तब तक मेरी बात सुनो। अब जितने मोनोसैकराइड्स हैं वो तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे नहीं, क्योंकि मोनोसैकराइड तो अकेला है, उसमें तो कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है। तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप है, मान लो ग्लूकोज है तो उसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है, और जो फ्रक्टोज है वो कीटोन ग्रुप है। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि वो तो अकेला है। तो जितने मोनोसैकराइड्स हुए उन सब वो सबके सब बिना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के होते हैं। तो उनके फंक्शनल ग्रुप कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बना रहे होते, तो वो सब कैसे हो जाते हैं? रिड्यूस। क्लियर? आ रही बात समझ? प्रॉब्लम वहां आती है जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, वहां देखना पड़ेगा क्या सीन सिनेरियो। अब लेट्स से माल्टोज की बात करते हैं। ठीक है बेटा, माल्टोज में क्या लिंकेज है? अल्फा 1,4। अल्फा 1,4। बेटा माल्टोज में जो दोनों ग्लूकोज हैं वो दोनों एल्डोस ही होंगे। यस सर। और बेटा एल्डोस का फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन में होता है? सर फर्स्ट कार्बन पे होता है। तो अब इमेजिन करो अगर एक ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है माल्टोज में, तो इसका फर्स्ट कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, मतलब Yes, इसका sir. जो पहला ग्लूकोज है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ या ना?
बेटा 1,4 लिंकेज है ना, तो इसका जो 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कार्बन फंक्शनल ग्रुप था, मतलब फंक्शनल ग्रुप इज पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यस सर। अच्छा, जो उसका साथ वाला ग्लूकोज है उसमें उसमें भी ऐसा ही है। बेटा जो नेक्स्ट ग्लूकोज है उसमें भी ऐसा ही है। Yes, The sir. first carbon is participating in the glycosidic bond. Yes or no? बेटा मैं आपसे एक आंसर पूछा जो आपको लगता है वो बताओ। मैं सही गलत से आपको कितने पे बोले मुझे मतलब नहीं होता, आपको जो समझ में आ रहा है बोलो। जो साथ वाला ग्लूकोज है उसमें भी ऐसा ही है, द फर्स्ट कार्बन इज इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नो सर, फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व। नहीं, नहीं इन्वॉल्व ना, लिंकेज 1,4 है ना, इस वाले का फर्स्ट है ठीक है, दूसरे वाले का तो फोर्थ है, तो दूसरे वाले का फंक्शनल ग्रुप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से फ्री है, हाँ या ना? ठीक है, तो क्योंकि जो दूसरे वाला फ्री बैठा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, उसका फर्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा या फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये वाला जो है ये फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करके उसको रेड कलर दे देगा। तो इसलिए जो माल्टोस है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होने के बावजूद भी कैसा हो जाएगा, रेड्यूसिंग। गॉट माय पॉइंट? गॉट इट? No. यस और नो? यस सर। For the same reason, lactose is also reducing. उसमें गैलेक्टोस है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोस का फर्स्ट कार्बन है, ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन है, तो गैलेक्टोस भी एल्डिहाइड है, उसका भी फर्स्ट कार्बन बिजी है, ठीक है, वो तो हो गया इधर खत्म। लेकिन जो वो वाला जो ग्लूकोज वाला पार्ट है उसका फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है, फर्स्ट फ्री है, और फर्स्ट पे फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो भी कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो इसी सेम रीजन की वजह से माल्टोस और लैक्टोस दोनों क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग शुगर। नाउ यू अंडरस्टैंड बेटर व्हेन वी लुक एट ट्री हैलोस। ट्री हैलोस में बेटा क्या सीन है, ट्री हैलोस में सर उसके दोनों फर्स्ट कार वो दोनों फर्स्ट के फर्स्ट बिजी है ना, और फर्स्ट पे फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि भी एल्डोस है, तो ट्री हैलोस कैसा हो गया, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? ये हो गया नॉन रिड्यूसिंग। इनमें दोनों ही शुगर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी, फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं कर पाएंगी। गॉट द पॉइंट? गॉट इट? यस सर। यस सर। बेटा सुक्रोज के बारे में बताओ, सुक्रोज में कौन कौन शुगर है, क्या लिंकेज है? अल्फा 1 2 बीटा। अल्फा 1 2 बीटा। अब इसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। ग्लूकोज जो कि एल्डोस है, जिसका जिसका फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे होता है, वो बिजी है क्योंकि ग्लूकोज 1 है, अल्फा 1 है ना, फिर 2 बीटा है। अब सुक्रोज का सेकेंड कार्बन इन्वॉल्व, लेकिन सुक्रोज है भी तो कीटोस, और जो कीटोन शुगर होती है उनका फंक्शनल ग्रुप होता ही सेकेंड कार्बन पे है, तो लिंकेज क्या, अल्फा 1 2 बीटा। तो इधर ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन बिजी हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, उधर फ्रक्टोज का जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है जो कि सेकेंड कार्बन है वो बिजी हो गया फंक्शनल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, तो दोनों के अपने अपने फंक्शन को बिजी हो गए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, तो ये भी कैसा हो गया, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग। बेटा अगर ये लिंकेज थोड़ा अलग होता, अगर मैं ऐसा बोलता ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते और ये 1 1 लिंकेज होती, अल्फा 1 1 बीटा फ्रक्टोज, तो फिर ये रिड्यूसिंग होता, नॉन रिड्यूसिंग होता? रिड्यूसिंग। फिर ये रिड्यूसिंग हो जाता। गॉट द पॉइंट? आ रही बात समझ में? ठीक है, अब मुझे बताओ स्टार्च के बारे में क्या ख्याल है, लेट्स से अमाइलोपेक्टिन के बारे में क्या ख्याल है, या सिंपली अमाइलोस के बारे में बता दो।
बेटा अमाइलो उसके बारे में समझना जरा जरूरी कि अमाइलोस में ग्लूकोज ग्लूकोज है, मैं ये मिटाता हूँ ना, देखिए ग्लूकोज ग्लूकोज मैं 4 ग्लूकोज एग्जांपल लेंगे, वो सामने आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि इसका बॉन्ड बनाना है, इसका फर्स्ट कार्बन है, इसका फोर्थ है, फिर इसका फर्स्ट इसके फोर्थ से जुड़ा है, फिर इसका फर्स्ट इसके फोर्थ से जुड़ा है ना, और फिर इसका फर्स्ट है ना, ऐसे ही है। तो बेटा इसका जो फर्स्ट है वो इसके फोर्थ से जुड़ेगा, ये तो बिजी हो गया, इसका फर्स्ट भी बिजी हो गया, इसका फर्स्ट भी बिजी हो गया, इसका फर्स्ट, लेकिन इसका फर्स्ट जो आखिरी वाला ग्लूकोज है उसका फर्स्ट तो फ्री रहेगा। जैसे माल्टोस में था अल्फा 1 4 बिजी था, पहले वाले का 1 बिजी था, दूसरे वाले का 1 तो फ्री था। ऐसे जो भी आखिरी वाला ग्लूकोज होगा माल्टोस के अंदर, सॉरी अमाइलोस के अंदर, उसका जो वो होगा फंक्शनल ग्रुप वो फ्री रहेगा आखिरी वाले का। तो अब माल्टोस को मैं अब ये जो अमाइलोस है इसको मैं रिड्यूसिंग बोलूं या नॉन रिड्यूसिंग बोलूं? रिड्यूसिंग। लॉजिक ये कहता है कि मैं इसको रिड्यूसिंग बोलूं, लेकिन इमेजिन करो कि अमाइलोस में हजारों ग्लूकोज हैं, ठीक है ना। अब हजारों ग्लूकोज में एक ग्लूकोज रिड्यूसिंग है और 999 नॉन रिड्यूसिंग है, तो ओवरऑल वैसा इफेक्ट नहीं आ पाता। देखो मान लो आपने फेलिंग सॉल्यूशन डाला और उसमें 1000 ग्लूकोज फ्री थे, एक वो वाला रिएक्शन और एक इन हजारों ग्लूकोज को जोड़ दिया, एक जगह रख दिया और फिर फेलिंग सॉल्यूशन डाला और फिर वो वाला रिएक्शन, क्या इसमें रेड कलर प्रॉपर नजर भी आएगा? नहीं। और इस वाले में काफी ज्यादा, तो देयर इज नो कंपैरिजन। इसलिए हम ओवरऑल जो पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं उन्हें हम नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं। हाँ, कभी कभी ये लाइन आती है कि पॉलीसैकेराइड्स जैसे अमाइलोस हैव अ रिड्यूसिंग एंड। ये ट्रू है कि उसका जो एक एंड है वो रिड्यूसिंग है, एक एंड रिड्यूसिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुगर ओवरऑल रिड्यूसिंग है। ओवरऑल शुगर नॉन रिड्यूसिंग रहता है, इसलिए पॉलीसैकेराइड्स इतने एनॉर्मस है, इतने जायंट है, इसलिए और वो ओवरऑल बेसिकली कैसे रहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग रहते हैं। तो ओवरऑल जनरली हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में स्टार्च, लैक्टोज, सेलुलोज, इन सबका सिमिलर ही है, इन सबको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं। समझ गए क्यों बोल रहे हैं? लेकिन कोई बोले दे हैव रिड्यूसिंग एंड्स, तो वो बात ठीक है कि हाँ रिड्यूसिंग एंड मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? सर जो सर फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? कौन सा सॉल्यूशन? बेटा कौन सा सॉल्यूशन की बात कर रहे हो? फेलिंग। बेटा फेलिंग सॉल्यूशन ना एक तरीके का साइंटिस्ट है फेलिंग्स, उन्होंने सॉल्यूशन बनाया था बताने के लिए कि विच शुगर इज रिड्यूसिंग विच इज नॉन रिड्यूसिंग। और तो उस तरीके से उस सॉल्यूशन को जिसमें कुछ केमिकल, एक कॉम्प्लेक्स केमिकल मिला के बनता है, उसको हम फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे। वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में तो जिक्र भी नहीं किया रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का, ठीक है ना ही फेलिंग सॉल्यूशन की बात की गई है। ये मैंने आपको आगे आपके 12th के अंदर आता है थोड़ा एक्स्ट्रा, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो सर आपको डिटेल में बता देंगे कि क्या है फेलिंग सॉल्यूशन। बायोलॉजी में हम इतना केमिस्ट्री में नहीं जाते। गॉट इट बेटा? एनीबॉडी हैविंग एनी अदर डाउट? सर सेलो बॉयज भी रिड्यूसिंग है ना? बेटा सेलोबायोस क्या, मुझे वो जैसे वो है 1 4 हुआ ना, हाँ बेटा 4 की वजह से वो रिड्यूसिंग हो जाएगा। एनीबॉडी एल्स एनी अदर डाउट? नो सर। चलिए बेटा फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लिपिड्स की बात करेंगे, ठीक है? तो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है?